हेलो एवरीवन, एसकेडी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आज पॉडकास्ट में हमारे साथ रहने वाले हैं लेफ्टिनेंट कर्नल जपनप्रीत सिंह सर। मैं आपको बताऊं, हाल ही में उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया है क्योंकि एक भीषण जंग में कहूंगी 7-8 नवंबर 2024 को जो कश्मीर में हुई, उसमें उन्होंने 2 आतंकियों को ढेर किया था। क्या ये पूरी कहानी है? आज पार्ट 1 में आप समझेंगे। उनके जीवन की कुछ और बातों को पार्ट 2 में भी आगे हम आपके सामने लेकर के आएंगे। लेकिन हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट की, क्योंकि ये कहानियां बड़ी मेहनत से आप लोगों के सामने हम लाते हैं और पार्ट 1 पार्ट 2 के जरिए टुकड़ों में आप तक पहुंचाते हैं, इसलिए ये जो हमारी टीम की एक्स्ट्रा मेहनत है उसके लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और चलिए अब आपको दिखाते हैं पार्ट 1 जपनप्रीत सिंह सर के साथ। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, बहुत गर्व की मुझे अनुभूति हो रही है। हम मोस्टली क्या होता है ना सर, टीवी पे देखते हैं उन हीरोज को जो बॉर्डर जैसी मूवी में दुश्मनों को मार रहे होते हैं, लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं, बॉम्ब फेंक रहे होते हैं, पर हमें अंदर से पता होता है कि ये सब टीवी रिकॉर्डिंग और मूवीज के लिए हो रहा है। लेकिन मैं आज जिनके सामने बैठी हूँ, उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 4 आतंकी मारे हैं और पूरे देश की तरफ से सर मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कहती हूँ, सैल्यूट करती हूँ आपको। जय हिंद सर। जय हिंद मैम, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत महसूस करता हूँ कि मुझे एक एक्टिव एरिया में सर्व करने का मौका मिला और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं 2 से 3 जो सक्सेसफुल ऑपरेशन हुए उनका हिस्सा बन सका। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं रील नहीं बल्कि रियल हीरो के सामने इस समय बैठी हूँ। मैं सबसे पहले समझना चाहती हूँ सर, क्योंकि आपके 2 अलग अलग ऑपरेशंस जिनमें 4 आतंकी मारे गए, तो हम अगर सबसे पहले आपको गैलेंट्री अवार्ड जिस ऑपरेशन के लिए मिला है पानीपुरा वाले की अगर बात करूँ, उसके पहले मैं चाहती हूँ आप अगर हमें समझा पाएँ वो पूरा इलाका जहाँ पर आपकी पोस्टिंग रही है नॉर्थ कश्मीर का, वो कैसा है और कैसे अनुभव आपके वहाँ के हैं, थोड़ा हमें इलाका समझाइए सर। मैम, सबसे पहले अगर मैं आपको थोड़ा नॉर्थ कश्मीर के बारे में बताऊँ मैम, जहाँ पे स्पेशली मैं पोस्टेड था, एक सोपोर टाउन है मैम। श्रीनगर से जब हम उड़ी की तरफ जाते हैं, हमारे पास टोटल 3 मेजर हाईवेज़ की या एक्सेस जिनको हम लुक आफ्टर करते हैं। एक जो है कि सोपोर से हंडवारा की तरफ, दूसरा एक्सेस है सोपोर से बारामूला, उसके बाद सोपोर से बांडीपुरा और सोपोर से कुपवाड़ा की तरफ। ये 4 जो हैं ये मेन एक्सेस हैं जो कि नॉर्थ कश्मीर बेसिकली उड़ी गुरेज की तरफ जाते हैं। सोपोर एक छोटा सा टाउन है। इसकी अहमियत ये रही है, सेकेंड लार्जेस्ट एशिया की फ्रूट मंडी, अगर आपने सुना होगा, सोपोर को बिलोंग करती है। एंड उसके अलावा ये जो सोपोर इलाका है ये इन सब मेन हाईवेज़ के इंटरसेक्शन पे है। तो ट्रांजिट के हिसाब से भी देखा जाए और ट्रेड के हिसाब से भी देखा जाए, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाउन है नॉर्थ कश्मीर के लिए। अभी स्पेसिफिकली अगर मैं अपने ऑपरेशनल एरिया की बात करूं, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मुझे जो कंपनी मिली थी उसमें मुझे काफ़ी ही डिफ़िकल्ट टेरेन में ऑपरेट करने का मौका मिला, जिसमें पहाड़ियाँ, जंगल, अलावा उसके बिल्ट अप एरियाज़ और छोटे छोटे गांव काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद थे। ये जो एरिया है ये बेसिकली काफ़ी हाई राइज माउंटेन्स, एक रिज है मेंगनवार रिज, उसके बिल्कुल ही जिसको बोलते हैं विसिनिटी में लोकेटेड था। ये काफ़ी हाई राइज रिज, उसके अलावा काफ़ी जंगल, डेंस जंगल्स और काफ़ी नाले इस रिज से बहते हैं। अच्छा। जिसके अलावा ये काफ़ी फेमस आतंकवादियों का मूवमेंट का रूट रहा है, और क्योंकि काफ़ी जंगल और नाले यहाँ से पास थ्रू करते हैं, इसलिए इस रूट की अहमियत आतंकवादियों के लिए भी काफ़ी रही है।
तो जैसा सर आप बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बड़ी तादाद में लोग भी रहते हैं, तो बड़ी मुश्किल होती होगी, क्योंकि टेररिस्ट तो इन्हीं बातों का फ़ायदा उठाते होंगे कि वहाँ पर आम नागरिक भी भारत का रह रहा है, कश्मीर का रह रहा है, तो उनकी आड़ में शायद वो आतंकी घटनाओं को ज़्यादा अंजाम देने की कोशिश करते होंगे। बिल्कुल मैम, ये इनफैक्ट सबसे बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। हमारी जो आवाम है, जो हमारे सिविलियंस हैं, जो हमारे साथ हैं, उनकी सिक्योरिटी एट ऑल टाइम्स। आतंकवादी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। बेसिकली वो सिविलियंस की आड़ में अपनी जो भी गतिविधियां हैं उनको अंजाम देते हैं। तो एज अ कंपनी कमांडर मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क अपने पहले तो मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करना है, बट उसके साथ साथ मुझे सिविलियंस की सिक्योरिटी भी मेरे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क है। सर, क्योंकि आपके 2 ऑपरेशन हैं, उसमें पानीपुरा वाले पे अब अगर मैं आगे बढ़ूं, ये नवंबर का महीना था, 7-8 नवंबर की बात है, तो क्या उस दिन हुआ था? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप लोगों को खबर कैसे लगी थी कि 2 आतंकी वहां पर छुपे हुए हैं, कैसे मालूम चला? मैम, इसमें मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा। हाँ। ये जो ऑपरेशन, ये फाइनल कल्मिनेशन हुई है इसकी 7 और 8 तारीख को। मूवमेंट उस एरिया में टेररिस्ट की काफ़ी दिन से चल रही थी, और हम बिल्कुल डे बाय डे, मिनट बाय मिनट हम उनकी मूवमेंट को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इनकी मूवमेंट जनरली जंगल एरिया में, उसके अलावा जब ये गांव में आते भी थे, बिल्कुल 5 से 10 मिनट की विंडो के लिए किसी से खाना लिया फिर चले गए। ये बहुत ही चतुराई से मूव कर रहे थे, और इनका हम कम से कम 4 या 5 दिन से इनको रेगुलरली ट्रैक कर रहे थे। इनको हमने पकड़ने के लिए 7 तारीख से पहले भी हमने 1 या 2 ऑपरेशन हमने लॉन्च किए थे उसी एरिया में, बट ये उस टाइम पे हमें नहीं मिल पाए। तो लगातार इनकी ट्रैकिंग और इनको बेसिकली एक कॉर्डन में फंसाने के लिए ऑपरेशन हमारे लगातार जारी थे, और फाइनली वो अपॉर्चुनिटी हमें 7 तारीख की शाम को मिली। यहाँ पे मैं 2 चीज़ें बिल्कुल हाईलाइट करना चाहूँगा। जब से मैं 22 राष्ट्रीय राइफल्स का पार्ट रहा हूँ, हमारी बटालियन का फोकस हमेशा से ह्यूमन इंट पे रहा है, और ह्यूमन इंट से मैं ये बताना चाहूँगा कि हम बिल्कुल कल्टीवेशन ऑफ सोर्स से लेके ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने तक बिल्कुल हम जो भी आतंकवादी मूवमेंट हो रही थी उसको ट्रैक कर रहे थे। इसी ह्यूमन इंट के चलते हमें 7 तारीख को एक खबर मिली कि इस तरह से 2 सस्पेक्टेड लोग जो हैं एक गांव की तरफ उतरे हैं पहाड़ी से। यहाँ पे दूसरी चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत क्रिटिकल था इस ऑपरेशन में, रीज़न बीइंग कि आजकल जो आतंकवादी की मूवमेंट गांव की तरफ हो रही थी बहुत ही छोटे समय के लिए हो रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट या 10 मिनट। तो जब ऐसी खबर मेरे पास पहुंची तो मेरा फर्स्ट जो इंस्टिंक्ट यही था कि आज इनको किसी तरह से कॉर्डन में फंसाना है। एंड यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूँगा हमारी क्यूआरटी, कंपनी क्यूआरटी ड्रिल्स, बटालियन क्यूआरटी ड्रिल्स, जिसके मद्देनज़र हम अगले 10 मिनट के अंदर हम अपने ऑपरेशन वाले एरिया में पहुंच गए थे। और मेरे पास एक छोटी पार्टी थी उस टाइम पे, मैं वहाँ मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं वेट कर सकूं कि ज़्यादा पार्टी इकट्ठी कर सकूं, तो इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं एक छोटी पार्टी से इनिशियली उनको कंटेन करने की कोशिश करूंगा, और जैसे ही इनिशियल कंटेनमेंट हो जाएगी तो मेरे पास मेरी बटालियन की रिइंफोर्समेंट और बाकी क्यूआरटीज आ जाएंगी। और मैम ऐसे ही ये आगे ऑपरेशन बढ़ा। मैंने विद इन नेक्स्ट 10 मिनट्स मैं ऑपरेशन एरिया में पहुंच के मेरी अपनी छोटी पार्टी से मैंने अपना जो इनिशियल कॉर्डन था उसको लगा दिया था। एंड कितने लोग थे छोटी पार्टी आप बता रहे हैं? मैम मेरी छोटी पार्टी में सिर्फ मेरे पास 6 बडी पेयर थे, तो टोटल 12 इंडिविजुअल्स मुझे मिला के, प्लस मेरे पास 2 गाड़ियाँ थी। इन्हीं की मदद से मैंने दोनों साइड, तो ये मेरा एक डिसीजन, जो प्लानिंग डिसीजन ये था, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, मैं डेलिब्रेट प्लान नहीं बना पाया, लेकिन मुझे सिर्फ ये था कि इनके जो एग्जिट रूट्स हैं, जनरली ऐसे एरिया में जो कि गांव बिल्कुल पहाड़ी के साथ होते हैं, उनमें जनरली एग्जिट रूट्स होते हैं नालास, जो
आतंकवादी फॉलो करते हुए पहाड़ियों की तरफ या जंगल की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। तो मैंने इनिशियली जो भी नालाज और जो भी एग्जिट रूट्स थे उनको कवर करवाया ताकि वहाँ से इनिशियली ना निकल सके। अभी मैम जब ये मेरे को खबर मिली थी तो ये मिलिटेंट गांव की तरफ बढ़े थे, बट जैसे ही मिलिटेंट्स को ये भनक लगी कि शायद फौज की कुछ एक्टिविटी हुई है तो वो एकदम से वहाँ से कूद के जो पॉपुलेशन एरिया थे उसके साथ में एक ऑर्चर्ड था, ऑर्चर्ड में छुप गए। अच्छा। इसी बीच मुझे एक गैप मिला 15 से 20 मिनट का, जिसमें मैं अपना कॉर्डन को रीइंफोर्स कर पाया। मेरी बटालियन की बाकी क्यूआरटीज बिल्कुल क्विक रिएक्शन करते हुए विद इन 15 to 20 मिनट्स मेरे ऑपरेशन वाले एरिया में पहुंच गई थी, एंड विद इन 20 to 25 मिनट्स हमने पूरा कॉर्डन रीइंफोर्स कर दिया था। ओके। अभी एक और खासियत है मैम 22 राष्ट्रीय राइफल्स के कॉर्डन की। हाँ। एक बार इट इज मतलब बहुत ही फेमस सेइंग है ये 22 RR के कॉर्डन की कि एक बार कोई फंस जाए अंदर तो उसका निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्या बात है। तो इसी चीज़ को हमने रीइंफोर्स करते हुए, अभी हमारे पास सिचुएशन अभी भी काफ़ी गंभीर थी। उसका रीज़न ये था कि जिस एरिया में ये ऑपरेशन हो रहा था उसमें काफ़ी घर भी थे जो सिविलियंस के घर थे। अभी क्योंकि ये रात का टाइम था, ऑलमोस्ट 8 बज रहे थे रात के, तो ये जनरली सिविलियंस सारे अपने अपने घरों के अंदर थे। रात के 8 बज रहे थे? हाँ जी मैम, ये जब मेरे को इनपुट आई थी ऑलमोस्ट 7:45 की बात है, और 8 बजे हमने कॉर्डन। अंधेरा हो चुका था तब तो? हाँ जी मैम, ये पूरा ऑपरेशन अंधेरे में ही हमने इनिशियली जब कॉर्डन लॉन्च करके उनको कंटेन किया था। काफ़ी अंधेरा था, नवंबर का महीना था, काफ़ी तेज़ ठंड भी थी उस रात को। मैं एक बार बस आपको बीच में रोकते हुए ये पूछूं, क्योंकि आपने पहले भी बताया कि 4-5 दिन से आप उनको ट्रैक कर रहे थे और वो आते थे गांव में तो बस 5 मिनट 10 मिनट के लिए आते थे, और उस दिन भी ऐसे ही वो आए थे। आपको मालूम था कि 5 मिनट में वो वापस चले जाएंगे। वो क्या करने 5-10 मिनट आ रहे थे? मैम उनका जो हमारा जो हमें इनपुट्स आ रही थी, जो हमारा ह्यूमन नेटवर्क जो हमने इस काम पे लगाया हुआ था, जो हमें पता चला था कि वो गांव में उन्होंने सिलेक्टेड कुछ घर चूज कर रखे हैं जहां पे वो आके खाना लेते थे और विद इन 5 मिनट्स वो निकल जाते थे। तो बेसिकली उनकी एडम रिक्वायरमेंट्स के लिए, जैसे कि कुछ खाने का सामान या पानी हो गया, इसके लिए वो आते थे और मतलब अपना खाना वगैरह लेके वो वापस अपनी जो भी उनकी हाइडिंग प्लेस ऊपर जंगल में या फिर पहाड़ी में या फिर उनको कहीं मूव करना होता था तो वो गांव को अवॉइड करते थे। ठीक है। तो इसी चीज़ को हमने मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि टाइम क्रिटिकल था, हमने बहुत तेज़ी से इनिशियल कॉर्डन की कार्रवाई की ताकि हम उनको फंसा सकें। अभी जब इनिशियली वो ये हमने रीइंफोर्स कर दिया था कॉर्डन को, इसी दौरान उन्होंने कॉर्डन ब्रेक करने की कोशिश की। तो लगभग समय होगा 8:35 पे उन्होंने जो फर्स्ट फायर फाइट स्टार्ट हुई, इन्होंने एक बडी पेयर के ऊपर फायर किया और बाहर कॉर्डन तोड़ के बाहर भागने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूँगा जो बडी पेयर की एक ड्रिल, जो हमारी बटालियन की ड्रिल, कि जब तक टारगेट क्लियर नहीं हो हमने इन्होंने दोबारा फायर नहीं किया। तो इससे क्या हुआ, जो हमारा बडी पेयर था उसने अपनी पोजीशन दोबारा जाहिर नहीं की। जैसे ही उनको मिलिटेंट्स को हमारे बंदों की पोजीशन का पता नहीं लग पाया तो वो बाहर की तरफ नहीं भागे, उन्होंने अंदर ही ऑर्चर्ड के अंदर एक टिन शेड था छोटा सा, उसमें वो छुपने की कार्रवाई कर दी। उसके बाद हमारे पास पूरी रात का टाइम था, क्योंकि सिविलियन सारे घरों में थे। अभी एक रिस्क ये था कि अगर हम रात को अंधेरे में अगर हम सिविलियन इवैक्यूएशन की कार्रवाई शुरू करें तो ये भी चांसेस हैं कि सिविलियंस की आड़ में ये मिलिटेंट निकलने की कोशिश करते। दूसरा रिस्क ये था कि अगर सिविलियन इवैक्यूएशन के दौरान फायर फाइट शुरू हो जाती है तो कोलैटरल डैमेज होने का भी बहुत खतरा है, किसी सिविलियन को लग जाए या कोई सिविलियन कैजुअलिटी हो जाए। तो इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए हमने अपनी कॉर्डन को रीइंफोर्स करने का डिसीजन लिया, ना कि उस टाइम पे हमने सिविलियंस को निकालना ठीक नहीं समझा।
अभी इसी दौरान हमने जो हमारे पास न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ जो ड्रोन्स को यूटिलाइज किया। हाँ। हम ड्रोन्स से इनकी मूवमेंट को बेसिकली सर्वेलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। तो जैसे जैसे रात बढ़ती गई, इन्होंने भी कॉर्डन के चारों तरफ चक्कर काटा, अंदर ही अंदर छुपाव लेते हुए बेसिकली ऑर्चर्ड के अंदर ही ये घूमते रहे। ये कोई भी जगह ढूंढ रहे थे, किसी भी तरह का कोई इनको गैप मिल जाए या कहीं इनको ऐसा लगे कि जहाँ पे बड़ी पेयर नहीं है और इनका निकलने का रास्ता हो। तो एटलीस्ट 2 घंटे तक उन्होंने ये कार्रवाई की, पूरी कॉर्डन के अंदर चारों तरफ घूमने की। बट कॉर्डन इतना मजबूत था, हमारी रीइंफोर्समेंट्स इतनी सही जगह पे लगी हुई थी कि इनको बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिल पाया। फाइनली जब इनको कोई रास्ता नहीं मिल पाया बाहर जाने का, तो इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, एक तरह से आड़ लेने के लिए, एक बिल्कुल कोने वाले घर में जाके आड़ ले ली। वो जो घर था जहाँ पे इन्होंने फाइनली आड़ ली, तो उसके वरांडे में एक काफ़ी बड़ा लकड़ी का पैराफिट लगा हुआ था, जिसके पीछे ये जाके छुप गए। मे बी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम जो भी रात को आए या कोई अर्ली मॉर्निंग जो सर्च करने आए, तो वो उन पे फायर डाल के उनको न्यूट्रलाइज करके वहाँ से भागने की कोशिश करें। हाँ। तो मैम फिर पूरी रात हमने बिल्कुल कॉर्डन को टाइट रखते हुए हमने पूरे एरिया को सर्वेलेंस में रखा। कोई भी अंदर कॉर्डन के अंदर कोई भी एक्टिविटी हो रही थी, कहीं से भी मूवमेंट हो रही थी, हम ड्रोन से उसको रेगुलर सर्वेलेंस कर रहे थे। और हमारी सबकी निगाहें इसी पे ही थी कि वो किसी तरह की भागने की कोशिश इनिशियली ना करें। फाइनली वेट करते करते हमारी सुबह हो गई थी। एंड फर्स्ट लाइट पे जब हमने ड्रोन में उनका क्लियर एक फुटेज हमें मिल गया, जिसमें वो उस घर के वरांडे के पैराफीट में छुपे हुए थे। उसके बाद मैम हमने अपने बडी पेयर्स को एडजस्ट किया सुबह होते ही, जिस तरह से उनको कोई क्लियर फील्ड ऑफ व्यू मिल पाए जहाँ पे वो डायरेक्ट फायर कर पाए। इसी दौरान उन आतंकवादियों ने बहुत ही तेज गोलाबारी शुरू कर दी। उन दोनों ने अपने आप को 2 अलग अलग दिशाओं में डिस्ट्रीब्यूट किया और अलग अलग दिशाओं में उन्होंने हैवी वॉल्यूम ऑफ फायर हमारे ट्रुप्स पे डालने की कोशिश की। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे ट्रुप्स जो कि बहुत ही अच्छे से ट्रेंड हैं CICT के माहौल में, उन्होंने बिल्कुल अपनी पोजीशन ना जाहिर करते हुए, किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं करते हुए अपनी पोजीशन मेंटेन रखी। उनको वहाँ पे कंटेन करके रखा और उनकी जहाँ पे वो छुपे हुए थे वहाँ से हिलने का मौका ही नहीं दिया। इसी दौरान सुबह होते ही हमारा दूसरा जो एक मेजर हमारा काम था, वो सिविलियंस को इवैक्यूएट करना था, जो कि हमने J&K पुलिस की मदद से हमने सिविलियंस को एक एक करके इवैक्यूएट करना शुरू किया। ये इवैक्यूएशन ऑफ सिविलियंस एक बहुत ही गंभीर टास्क होता है, क्योंकि इसके दौरान किसी भी तरह का फायर फाइट खुलना या किसी भी तरह की उनकी भागने की हरकत होना, उसमें कोलैटरल डैमेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन हमने J&K पुलिस की मदद से बिल्कुल सीक्रेटली या बिल्कुल प्लानिंग के तहत ही एक एक करके हमने सिविलियंस को इवैक्यूएट कर दिया। एक बार जब सारे सिविलियंस उन घरों से इवैक्यूएट हो गए थे, तो उसके बाद 3 से 4 घंटे की फायर फाइट चली। जो दोनों आतंकवादी थे वो भी बहुत ट्रेंड थे, उन्होंने भी पोजीशन चेंज करते करते अपनी कभी घर की आड़ लेते हुए, कभी जंगल की आड़ लेते हुए कॉन्टिन्यूस फायर जारी रखा। तो 2 से ढाई घंटे की फायर फाइट होने के बाद हम उनको न्यूट्रलाइज कर पाए। जब उनमें से अलग अलग जगह उन्होंने भागने की कोशिश की, तो हमने क्लोज रेंज से AK-47 और MGL से एक्यूरेट फायर उन पे डाला, जिसके चलते हम उन दोनों को न्यूट्रलाइज कर पाए। वाओ लेकिन ये हमने जितने आसानी से सुन लिया सर, ये उतना ही मुश्किल रहा होगा। ये टोटल कितने घंटे की फाइट चली है? मैम ये टोटल ऑलमोस्ट 16 घंटे का ऑपरेशन था, फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। अभी 16 घंटे में सबसे क्रिटिकल पीरियड होता है वेटिंग पीरियड, जो रात का था। जो रात का होता है,
क्योंकि वो एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टाइम होता है। आपको उस टाइम पे हर एक कंटिजेंसी या हर एक ऐसी सिचुएशन के लिए रेडी रहना पड़ता है जो आपके सामने खड़ी हो जाए। क्या वो फायर करके भागने की कोशिश करे, क्या वो सिविलियन की आड़ में भागने की कोशिश करे, या वो किसी तरीके से उसको कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां से वो भागने में सक्षम हो। तो इन सब कंटिजेंसीज को फेस करना पूरी रात, और मतलब आप कह सकते हैं कि हर एक 15 से 20 मिनट में सिचुएशन चेंज होती रहती है। आपका जो माइंड है वो बिल्कुल उस तरह से आपको अपने आप को ट्रेन रखना पड़ता है कि मैं इस सिचुएशन में क्या रिएक्शन होगा, किस तरह से मैं अपने ट्रूप्स को ऑर्डर करूंगा, किस तरह को उनको मूव करूंगा। तो जब इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं उसके एक ऑपरेशन के चलते हुए, तो यहाँ पे एक तो सबसे पहले ट्रेनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट। अगर आपकी क्यूआरटी अच्छे से ट्रेंड है और उनको ट्रस्ट है अपने लीडर पे, तो ये काम बहुत आसानी से हो जाता है। मेरे लिए इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी अचीवमेंट जो मैं बोलूँगा ये रही है कि जो मेरे ट्रुप्स थे, जो मेरी छोटी पार्टी एक क्यूआरटी थी, उन्होंने जो मेरे पे ट्रस्ट किया कि इतने छोटे से टाइम पे बिना डेलिब्रेट प्लान के, जबकि उनको पता था कि इंफॉर्मेशन भी पक्की है, बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने मेरे ऑर्डर्स को ट्रस्ट करते हुए 10 मिनट में एक इनिशियल कॉर्डन सेटअप कर दिया, जिसके चलते हम इन दोनों आतंकवादियों को अपने कॉर्डन में फंसा सके। तो मतलब ये वो ऑपरेशन हुआ सर जिसमें हमारे सिविलियन को कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारे फौजी भाई सारे सुरक्षित थे और दोनों आतंकी दुश्मन मारे गए। बिल्कुल मैम, इस ऑपरेशन की एक हाईलाइट है हमारे किसी भी सिविलियन या किसी भी आवाम में किसी को कोई चोट तक नहीं आई। हमारे सारे फौजी भाई, जितने मेरे ट्रूप्स, क्यूआरटीज, सब सेफ हम इस ऑपरेशन को अंजाम दे पाए, और 14 घंटे के ऑपरेशन के बाद सभी सुरक्षित अपने अपने कंपनी की तरफ जा पाए। और इसी के बाद फिर आपको सेना मेडल से नवाजा गया। हाँ जी मैम, ये भी एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है मेरे लिए पर्सनली। उसके अलावा यहाँ पे मैं अपनी बटालियन को भी शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ऑपरेशन को लीड करने का मौका दिया। क्योंकि एज ए मिशन लीडर जब आप एक ऑपरेशन में होते हैं तो बहुत सी चीज़ें हैं एक साथ जो आपके दिमाग में चल रही होती हैं। एंड इस वाले ऑपरेशन की, जैसे मैंने आपको 2-3 पेक्युलैरिटीज़, जो खास बातें मैंने आपको बताई, जैसे कि उनका पहाड़ी से उतरना, उनको लिमिटेड टाइम में फंसाना, प्लस फायर फाइट के दौरान क्योंकि वो पोजीशन चेंज कर करके फायर कर रहे थे और हमारे ट्रुप्स का ज़्यादा डिस्टेंस होता नहीं है, जो कॉर्डन होता है, जो टारगेट हाउस जहाँ पे वो छुपे हुए थे वहाँ से 50 से 60 मीटर की दूरी पे ही हमारे ट्रुप्स डिप्लॉयड होते हैं। तो किसी का भी कोई भी रॉन्ग मूवमेंट या कोई रॉन्ग एक्शन बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल साथ में लेके समझते हुए दुश्मन को न्यूट्रलाइज भी करना, तो ये एक अपने आप में एक काफ़ी बड़ा चैलेंज रहता है हर एक ऑपरेशन में। और पानीपुरा ऑपरेशन की खासियत यही रही है कि सक्सेसफुल एलिमिनेशन भी आपने दोनों दुश्मन की कर दी और अपने किसी भी जवान को कोई चोट नहीं आने दी। ये है हमारी भारतीय सेना, ये है हमारे फौजी भाई। मैं चाहती हूँ आप जितने लोग भी इस समय सुन रहे हैं सर को, वो कमेंट सेक्शन में आके अभी फटाफट से जय हिंद लिखिए और सर के लिए एक लाइक फटाफट से आप लोग कीजिए। सर मैं आगे बढ़ूं, आपके दूसरे ऑपरेशन के ऊपर भी हम जरूर चर्चा करेंगे क्योंकि वो भी नॉर्थ कश्मीर में ही हुआ, जहाँ पे मेरे बडी पेयर्स डिप्लॉय होते हैं। मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना था तो कि किसी भी तरह का कोलैटरल डैमेज ना हो। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जितने भी घर कॉर्डन के अंदर थे, तो इसका डिसीजन लिया गया था कि ये सब खाली करवाए जाएंगे, ताकि अगर वो किसी घर में छुपने की कोशिश भी करें तो किसी सिविलियन को किसी भी तरह की कोई इंजरी या कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।
बहुत शानदार सर, मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ कि हैट्स ऑफ टू यू ऑल। और ये सारा शुक्रिया मेरी तरफ से भी, हर हिंदुस्तानी की तरफ से, मेरे हर भाई बहन की तरफ से, क्योंकि मौका मुझे मिला है आपके सामने बैठने का, इसलिए सामने से मैं आपको धन्यवाद दे रही हूँ सर। लेकिन ये आप यकीन मानिए, आवाज़ मेरी है, लेकिन हम 150 करोड़ भारतीय आपको धन्यवाद दे रहे हैं, जाति धर्म पंथ से ऊपर उठ के। और न सिर्फ इस ऑपरेशन के लिए, पूरी भारतीय फौज के लिए, हर रोज के लिए, 24/7 जो आप चौकन्ने रहते हैं, उसके लिए हमारी तरफ से बहुत धन्यवाद आपको सर। थैंक यू सो मच मैम। बट इसमें ये हमारे लिए भी एक बहुत ही एक प्राइड का एक मोमेंट है कि हमें इस इंस्टीट्यूशन इंडियन आर्मी में सर्व करने का मौका मिला। और मैं अपने आप को और खुशकिस्मत मानूंगा कि मुझे एक एक्टिव एरिया में सर्व करने का मौका मिला, कि मैं अपने ट्रूप्स के साथ, अपनी क्यूआरटीज के साथ बिल्कुल बेधड़क होके ऑपरेशंस को अंजाम दे पाया। अब मैं चाहती हूँ हमारा जो दूसरा ऑपरेशन रहा है, हम उसके ऊपर भी चर्चा कर लें। सर, सारी जिंदगी मैं बताऊं, मीडिया में रह के मैंने, जैसे ही हमें सुबह सुबह खबर मिलती थी कि कोई ऑपरेशन शुरू हुआ है, तो रिपोर्टर्स से ये पूछा है कि जरा इलाके के बारे में बताओ, कितने आतंकी हैं, क्या खबर मिल रही है। तब भी मैं नहीं जानती थी कि मेरा सौभाग्य ऐसा होगा कि किसी दिन मैं उन ऑफिसर के सामने बैठ करके उनसे समझ पाऊंगी कि लाइव तब क्या हुआ था। और ये बहुत कम पत्रकार ऐसे होते हैं जिन्हें ये मौका मिलता है, और इसीलिए आज जब वो मौका मुझे मिला है तो मैं फर्स्ट हैंड जानकारी लेने की पूरी कोशिश कर रही हूँ सर। और आपका जो इसके पहले का ऑपरेशन रहा है, सोपोर वाला, राइट? हाँ जी मैम, सोपोर वाला जो ऑपरेशन अप्रैल में हुआ था 2024 में, वो मेरे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन रहा है, क्योंकि वो एक फर्स्ट ऑपरेशन रहा है जिसका मैं हिस्सा था। और जो हमने सिखलाई उस ऑपरेशन में सीखी, हाँ, एज ए बटालियन, उन सारी सिखलाइयों का इस्तेमाल करके हम अगले ऑपरेशन को और एफिशिएंटली अंजाम दे पाए। जब अप्रैल वाला ऑपरेशन हुआ था, सोपोर के एक छोटा सा गांव है नौपुरा, वहाँ पे हुआ था। वो ऑपरेशन भी ऑलमोस्ट 16 से 17 घंटे चला था, जो कि एक भरी आबादी वाले गांव में हुआ था, जिसमें काफ़ी भारी मात्रा में फायर फाइटिंग हुई थी। तो एक ऑपरेशन में आप जब इसका पार्ट होते हैं तो बहुत सारी ऑन द स्पॉट सिचुएशंस आपके सामने अराइज होती हैं। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, बल्कि हर एक जवान के लिए भी जो ऑपरेशन का हिस्सा है। तो उन सब सिचुएशंस को कैसे वो एट द मोमेंट काउंटर करता है, यही हर एक जवान की बहादुरी है, यही हर एक बटालियन के लिए गर्व की बात है। जितने अच्छे से जवान ट्रेंड हैं, जितने अच्छे से ऑफिसर्स डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हैं ऑपरेशन के चलते, इसमें यह बताना चाहूँगा कि सक्सेस के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि राष्ट्रीय राइफल्स की खासियत यही रही है कि पूरे कश्मीर में ये कहा जाता है कि अगर 22 RR के कॉर्डन में कोई मिलिटेंट फंस गया है तो उसका भागने का चांस बहुत मुश्किल है।